दूसरा। चलो सर हाँ बोलो। सर एक बात पूछनी थी सर, मतलब कभी कभी कुछ ज्यादा ही नर्वस होता हूँ सर। आप तो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का। सर आप ये कुछ एडवाइस दीजिए ना कि ये नर्वसनेस ज्यादा ना है। क्या चीज का नर्वस सर ये मेरा भी होता है। सर मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ, अचानक ऐसा लगता है कि अगर नीट क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा टाइप अचानक, मतलब ये ख्याल अचानक से आता है सर ये मेरा भी है सर। सर। मतलब ऐसा होता है कि एक मिनट रोना तक आ जाता है। अरे यहाँ सुन तो पहले, अभी इधर बिरयानी का भी तुमने चावल ही चढ़ाया है और सपना देख रहा है कि एकदम भाई इधर ना, अभी तो स्टार्ट ही किया है पढ़ाई, अभी तुझे मालूम क्या है। ये कहीं नहीं समझता, यू आर द लक्की मैन। हमेशा बोला है बेटा तुम आसाम में पैदा हो गए, किस्मत अच्छी थी, नीट क्वालिफाई कर जाओगे। नहीं तो बेटा गलती से अगर यूपी में पैदा हो जाते ना, बहुत मुश्किल था नीट क्वालिफाई करना, बहुत मुश्किल, कितना भी पढ़ाई कर लेते। तो तुम तो सबसे पहली बार ऐसे ही किस्मत अच्छा था कि तुम आसाम में पैदा हो गए, क्योंकि नीट का कट ऑफ जाएगा 510 520। यूपी वाले का, यूपी में जो पैदा हुआ उसके जाएंगे 620। सोचो 720 का पेपर है, उनमें से आपको चाहिए 520, उनको चाहिए 620, तो ज्यादा किस्मती तो तुम ही होगे। तुम्हारा थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा ना, तब भी तुम क्वालिफाई कर जाओ। और अभी जो भी पढ़ाई हो रहा है वो केवल और केवल ना, वो आपको सिखाया जा रहा है पढ़ना कैसे, अगले 2 साल कैसे पढ़ना है। अभी जो पढ़ाई हो रही है बस तुम्हें ये बताया जा रहा है अगले 2 साल कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, तो इतना टेंशन में कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक चीजें हैं, अभी धीरे धीरे एडजस्ट हो गई। हाँ, अभी कहीं तुम्हें ले जाके मैं उठा करके तुम्हें मैं चला जाऊं बच्चा मून पे मुझे रख दे, तो शुरू में मुझे भी दिक्कत होगा। कहीं भी उठा के कहीं पे किसी को ले जाके एनिमल्स को ही रख दो भाई, पकड़ के लेके आओ कोई एनिमल्स को अपने घर में रख लो, पिंजड़े में कैद कर लो, बेचारे शुरू में बहुत एडजस्ट होने में प्रॉब्लम लगता है। तो तुम्हारा अभी वही हाल है, तुम आजाद परिंदा थे, अब धीरे धीरे तुमको पिंजड़े में कैद किया जा रहा है, यही अब रहना है, यही सब कुछ करना है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ये सभी के लाइफ में होता है, सभी के लाइफ में होता है ना। किसी से पूछो किसी की शादी हुई है, बोले यार शादी करके फंस गए यार, क्या अब तक क्या होगा ना, तो उसमें लगेगा कौन सा हमें नया चीज मिल गया, लेकिन बाद में एडजस्ट हो जाता है। सभी नया चीज में स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होता है, तो तुम्हारा भी स्टार्टिंग ही तो है, अभी 2 महीने भी नहीं हुए तुम्हारे, 1 महीने भी ढंग से नहीं हुए, इतना टेंशन है, काहे का टेंशन, ठीक है ना। अभी तो एडजस्ट करना सीखना है, एडजस्ट करना सीखना है। हो सकता है कुछ वर्ड्स बाउंसर करे ना, कुछ वर्ड्स ऐसे हो फिजिक्स के या केमिस्ट्री के तुम्हें समझ में नहीं आए ना, तो सर ये समझ में नहीं आया, टेंशन हो गया। अरे वो इसलिए सिखाया जाता है कि वो बाद में तुम्हें समझ में आएगा। बहुत ऐसी चीजें, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं ना जो अभी तुम्हें बता दिया गया, लेकिन तुम 1 चैप्टर के बाद, 2 चैप्टर के बाद, 3 चैप्टर के बाद जब थोड़ा अच्छा नॉलेज हो जाएगा, थोड़ा अच्छा तुम्हें जानकारी हो जाएगी, तब पिछला चीज तुम्हें समझ में आएगा, ओ अब क्लियर कट समझ में आया सर ने ये वाला क्यों अभी बताया था ना। तो अभी बहुत सारी चीजें, जैसे मैं भी बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें आगे काम आएगी, आगे काम आएगा। ट्रांसपोर्ट जो मैंने बताया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड, सिंपल डिफ्यूजन, ये ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट एक चैप्टर है, वहां पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट एक चैप्टर, वहां डिटेल से पढ़ना है। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना है। तो हम लोग तो बेसिक कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम फिजिक्स में, यही केमिस्ट्री में, यही बॉटनी जूलॉजी में होगा, हम लोग अभी बेसिक कर रहे हैं, और बाद में इसी का आगे में आपको डिटेल पढ़ना है, तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। इतना टेंशन नहीं लेना। अरे भाई तुम्हारा एग्जाम कब होना है? 2023 में ना, नीट का एग्जाम कब होगा? लगभग अगस्त में होगा एग्जाम ना। तो सोचो ना, तुम्हारे पास एग्जैक्टली 2 साल है, 2 ईयर टाइम है, तो इतना क्या सोचता है भाई? तुम्हारा काम बस पढ़ाई करना है और कोई काम नहीं, बस पढ़ते जाइए, इतना सोचो मत, इतना कौन सोचता है रे भाई ना। होगा शुरू में थोड़ा सा बहुत अप डाउन होता है लाइफ में, हो सकता है 1 न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल टीचर ने कराया, 1 न्यूमेरिकल समझ में आ गया, दूसरा न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया, तो टेंशन ले क्या? नहीं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। अभी तो आपको रिकॉर्डिंग पार्ट भी अवेलेबल है, आपको यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस भी अवेलेबल है, वहां से देखिए, बहुत सारे सीखने का आपके पास मौका है। सर आई हैव वन क्वेश्चन सर।
सर जो प्रोटीन होता है ना सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बाहर आता है सर, वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है क्या सर? वो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन को मेम्ब्रेन से कवर कर दिया जाता है, इसी को वेसिकल कहते हैं। कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं चलता है, ये तो बाहर वाले आकर इसको तोड़ देंगे, इसलिए अच्छे से इसको पैकेज कर दिया जाए, यही ये बाहर से कवर कर दिया, यही हम लोग कहते हैं, इसका नाम वेसिकल। चलिए ठीक है, चलो आगे सर, सर मेरा एक डाउट था, लाइसोसोम और वैक्यूल कैसे बनते हैं गोल्गी बॉडी से, वहीं पर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सारे तरह के प्रोटीन बना दिए, मान लो 50 टाइप्स के प्रोटीन बना दिए, 50 टाइप्स के प्रोटीन बना दिए, 50 टाइप्स के प्रोटीन बना दिए। ये सारे प्रोटीन जाएंगे गोल्गी बॉडी में, गोल्गी बॉडी बस इसका करेगा मॉडिफिकेशन, इसके अंदर चेंजेस करेगा, इसके अंदर में मॉडिफिकेशन करेगा और सेकंड पैकेज करेगा। ये प्रोटीन थे जो अभी बच्चे ने बोला, यही देखिए ये प्रोटीन, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, एंजाइम्स वगैरह में कन्वर्ट कर दिया और इसको पैकेज कर दिया, ये पैकेज कर दिया, बाहर से मेम्ब्रेन से कवर कर दिया, अंदर में जो प्रोटीन्स वगैरह थे उसको मॉडिफाई के एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया, तो हो गया मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग, और सेल में ही रिलीज कर दिया, यही हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम तो सारे प्रोटीन किसने बनाए? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। पैकेजिंग किसने किया? गोल्गी बॉडी ने। तो एक्चुअली में दोनों के मिलने से लाइसोसोम बनता है। बोलेगा लाइसोसोम कौन बनाता है? आंसर दोनों होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा और गोल्गी बॉडी भी होगा। इसलिए आपको एक वर्ड मैंने बताया होगा, जर्ल कॉम्प्लेक्स, GERL। लाइसोसोम का फॉर्मेशन दोनों लोग करते। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आ जाए, ये बताइए लाइसोसोम के अंदर जो भी प्रोटीन है वो किसने बनाया? तो बोलिएगा लाइसोसोम के अंदर सारे प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, लेकिन लाइसोसोम को पैकेजिंग किसने किया? उसको मॉडिफाई करके उसको बाहर से कवर करके पैकेज किसने किया? तो वो जगह गोल्गी बॉडी। ठीक है सर? हाँ बोलो सर मतलब कि लाइसोसोम 50 तरह के प्रोटीन से बनता है, उसमें हम पढ़ेंगे, इनसेट में ये वर्ड नहीं लिखा है। 50 तरह के प्रोटीन होते हैं जो बाद में एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, ये बहुत वर्ड आएगा, ध्यान से देखो। तुम्हारे सेल के अंदर में बेसिक चीजें सीखो। सेल के अंदर में 3 पार्ट, एक होगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है पढ़ते हैं। एक होगा प्रोटीन, प्रोटीन, और एक होगा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और एक होगा लिपिड, लिपिड। ठीक, ये मेनली सेल के अंदर में लगभग 80% से ज्यादा पार्ट तो वाटर है, उसके अलावा जो भी पार्ट है यही 4। कुछ केटायन एनायंस होंगे, वो तो बहुत ही कम होंगे, लेस देन 1%। यानी हमारे सेल के अंदर में अगर देखा जाए तो 80% से एबव पार्ट वाटर हो गया। फिर कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो एक वर्ड हम लोग बार बार यूज करेंगे, पॉलीसेकेराइड। ये पहले भी मैंने तुम्हें बताया होगा, पॉलीसेकेराइड ना। ध्यान से देखिए, ये एक क्या है? ये एक्चुअली में पॉलीमर है। सर पॉलीमर क्या होता है? बहुत सारे यूनिट से मिलकर के बना है, लाखों भी हो सकते हैं, इसके अंदर लाखों यूनिट मिल करके बना है। जैसे कि आप एक वर्ड पढ़िएगा, स्टार्च, लाखों ग्लूकोज से स्टार्च बना होता है। अब पढ़िएगा बच्चा ग्लाइकोजन, लाखों ग्लूकोज जोड़ दो तो ग्लाइकोजन बन गए। अब पढ़ोगे सेलुलोज, जिससे सेल वॉल अभी बनेगा, आगे मैं बताऊंगा, अभी नहीं। एक मिनट, तुम्हें म्यूट करता हूं। हाँ, तो ये सभी के सभी क्या है? पॉलीमर, पॉलीमर है। ये सब वर्ड बहुत बार आएगा। सर स्टार्च कौन बनाएगा? जो भी ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाता है, जो भी ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाता है, ऑटोट्रॉफ है, वो अपने फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। जैसे लीफ है, फोटोसिंथेसिस किया तो लीफ के अंदर भी स्टार्च होते हैं ना, स्टार्च होते हैं ना। अपने 10th में पढ़ा भी था, इसको हम लोग आयोडीन डालेंगे तो ब्लू कलर बन जाएगा, ब्लू कलर का टेस्ट देगा। ठीक है, अब देखिए ग्लाइकोजन कौन रखेगा? जो भी हेट्रोट्रॉफ है, हम हेट्रोट्रॉफ है, हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, हमारे ब्लड में ग्लूकोज आ गया, सारा खाना डाइजेस्ट हो गया, ब्लड में ग्लूकोज आ गया। जब एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है उसे लीवर
मसल सेल पकड़ लेते और उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते, ना ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते और स्टोर कर दिया जाता है हेटेरोट्रॉफ ग्लाइकोजन। सर सेलुलोज जब आप पढ़िएगा प्लांट के अंदर में एक्स्ट्रा कवरिंग होता है सेल वॉल, प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा कवरिंग क्या होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल का मेन मटेरियल बच्चा, मेन मटेरियल, मैं ये नहीं बोल रहा केवल सेलुलोज से बने, मेन मटेरियल अगर पूछा जाए, मेन कंपोनेंट पूछा जाए तो सेल्यूलोज होगा। इसके अलावा हेमीसेलुलोज भी होते हैं, पेक्टिन भी होते हैं वहां, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन मेन पूछा जाएगा तो आंसर कह दीजिएगा सेल्यूलोज। सिंपल है। एक मोती है, ये बच्चा मोती है, एक मोती है, ये मोनोमर, ये बच्चा मोनोमर है, जिसे ग्लूकोज, ऐसे ऐसे लाखों ग्लूकोज जुड़ गए, लाखों ग्लूकोज जुड़ गए, लाखों जुड़ गए, तो ये बच्चा पॉलीमर कहला रहा है, पॉलीमर कहला रहा है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स चीजें, स्टार्च हो गया, बड़ी चीजें है, ग्लाइकोजन कॉम्प्लेक्स चीजें है, बड़ी चीजें है, सेलुलोज बड़ा सा है, इसमें भी लाखों ग्लूकोज मिलने से बनता है। सर इसी तरह से प्रोटीन किससे बना होगा ना, तो प्रोटीन भी बच्चा पॉलीमर है, उसका छोटा सा यूनिट को हम लोग कहते हैं, एक सिंगल यूनिट को कहते हैं एमाइनो एसिड। ये हमारा ये जो टॉपिक है ना, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जूलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे जिनका टॉपिक का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ऐसे मैं भी पढ़ाता हूँ, टाइम मिला तो मैं पढ़ूंगा, ना तो सर पढ़ाएंगे। ठीक है, अब एमाइनो एसिड बहुत सारे आपस में मिल गए ना, तो वो बच्चा प्रोटीन बन जाएगा, ये बच्चा प्रोटीन बन गया, ये प्रोटीन बन गया। सर कितने एमाइनो एसिड जुड़ने से हो सकता है बच्चा? 100 जुड़ जाए, 100 से एबव जुड़ जाए, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकते हैं ना। तो एमाइनो एसिड एक यूनिट है और बहुत सारे एमाइनो एसिड जुड़ गया, प्रोटीन बन गया। अब प्रोटीन समझिएगा, ये प्रोटीन बड़ा काम का चीज है, बहुत काम का चीज है, पूरा बॉडी का ढांचा हमारा प्रोटीन बनाता है। देखो बाल, केराटिन प्रोटीन, ब्लड के अंदर जाओ हीमोग्लोबिन, ये भी प्रोटीन है। अंदर में जो मसल में ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए एक प्रोटीन है मायोग्लोबिन, आगे में पढ़ाया जाएगा, मायोग्लोबिन ये भी एक प्रोटीन है। ब्लड के अंदर में एंटीबॉडी है, इसका नाम होता है इम्यूनोग्लोबिन, ये भी एक प्रोटीन है। अंदर में एल्बुमिन होगा, ये भी प्रोटीन है। ठीक है, पूरे बॉडी, मसल, बोन्स, ये सब कुछ प्रोटीन से बने, पूरा बॉडी का ढांचा ही बोन से बना है। तो ये प्रोटीन बहुत काम के होते हैं। कुछ प्रोटीन तो हार्मोन की तरह काम करने लगते हैं, कुछ प्रोटीन बच्चा हार्मोन की तरह काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ प्रोटीन बेटा हार्मोन की तरह काम करते हैं। जैसे इंसुलिन हार्मोन आपने सुना होगा, वो कैसा बना है? वो प्रोटीन का बना है, बस उसी प्रोटीन में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया, वो हार्मोन की तरह बन गया। इसी तरह से आपने बहुत सारे सुने हुए, तो मैक्सिमम बच्चा लिख देता हूं, मैक्सिमम जो हार्मोन है वो बच्चा कैसा नेचर का है? वो हार्मोन प्रोटीन से बने हैं मैक्सिमम बच्चे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, कुछ ऐसे भी हार्मोन है जो हमारे सेक्स हार्मोन कह लेते हैं। टेस्टिस से निकलता है बच्चा टेस्टोस्टेरॉन, ओवरी से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं ना। तो वहां पर कुछ हार्मोन बच्चा लिपिड के बने होते हैं, स्टेरॉइड, लिपिड का एक टाइप होता है स्टेरॉइड, उससे बने होते हैं। तो जरूरी नहीं कि हार्मोन सारा का सारा प्रोटीन से बना हो सकते हैं मैक्सिमम प्रोटीन से, लेकिन कुछ लिपिड से भी बने हो सकते हैं, जो हमारे सेक्स ऑर्गन से रिलीज होते हैं। टेस्टिस से रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होते हैं, इसे सेक्स हार्मोन कहते हैं, क्योंकि सेक्स ऑर्गन ने रिलीज किया। तो ये जनरली स्टेरॉइड से बने होते। सर स्टेरॉइड क्या है? ये भी एक मॉडिफाइड लिपिड है, तो बोलेंगे वो लिपिड से बना हुआ हार्मोन है, आपको बताया भी होगा, इसलिए क्वेश्चन भी आता है। ये बताइए, ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, G4 ग्लैंड, ग्लैंड कुछ सिक्रीट करता है, कुछ रिलीज करता है। ये ग्लैंड जो सिक्रीट कर रहा है, वो बच्चा जो हार्मोन रिलीज कर रहा है, वो प्रोटीनेशियस नेचर का, वो प्रोटीन से बना है। तो मुझे बताइए, इस ग्लैंड के अंदर में ज्यादा डेवलप कौन सा पार्ट होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो आप लॉजिकल सोचना, अरे ग्लैंड है वो ऐसा हार्मोन बना रहा है जो प्रोटीन रिच है, प्रोटीन रिच है, तो आपके अंदर में तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। क्वेश्चन में बोलेगा ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन रिलीज कर रहा है, वो लिपिड नेचर का है, स्टेरॉइड नेचर का है, लिपिड का ही मॉडिफाइड फॉर्म स्टेरॉइड। तो लॉजिक क्या काम करेगा? अरे सर वो तो
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीच होगा, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है, स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, पैंक्रियाज है बच्चा, वो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। क्या क्या बच्चा रिलीज करेगा, आप पढ़िएगा जूलॉजी में ना, डाइजेशन में कितनी सारी वो एंजाइम रिलीज करता है बच्चा, इसलिए कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। इंटेस्टाइन में निकलेगा इंटेस्टिनल जूस, स्टोमक से निकलेगा, स्टोमक में भी कुछ बच्चा जूस लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे, पेप्सिन वगैरह निकलेगा। ये सभी बच्चा एंजाइम्स है, और ये एंजाइम्स भी प्रोटीन से बने होते हैं। तो सेकंड क्या सीखा कि हमारे अंदर जितने भी एंजाइम है बच्चा, एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, 99.99999% जो एंजाइम्स है वो बच्चा प्रोटीन से बने, प्रोटीन से बने। पूछेगा आपको कुछ एंजाइम का नाम याद है? पेप्सिन पढ़ा था, स्टोमक में रिलीज होता है, वो भी प्रोटीन से बना। सलाइवरी एमाइलेज जो सलाइवा में निकलेगा वो भी प्रोटीन से बना है। पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन था, क्या क्या थे जो आपने पढ़ा था 10th क्लास में, सभी के सभी 99.9999999% जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन से बने। तो सर एक आध एक्सेप्शन कौन वाला है सर? 0.0000001 कौन है? तो ये बच्चा उसके लिए नोबेल प्राइज दिया साइंटिस्ट को, उसने नया चीज बताया, दुनिया में यही मालूम था हर एंजाइम प्रोटीन से बना है, हर एंजाइम प्रोटीन से बना है, हर एंजाइम प्रोटीन से बना है। लेकिन एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, उसने बताया ये बात इनकरेक्ट है, गलत है। मानते हैं मैक्सिमम बच्चा, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन से बने, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल भी हैं जो एंजाइम से, जो प्रोटीन से नहीं बने। बोले ऐसे कैसे हो सकता? कौन ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन से नहीं बना है? उसे बच्चा नाम था थॉमस सी, दे गॉट द नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज दिया गया ना। बोले कहां होता है वो? तो हम लोग पढ़ेंगे। राइबोसोम के अंदर में एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है ना जो प्रोटीन से नहीं बना है। तो सर किससे बना है? वो बना है आरएनए से बना है। वो किससे बना है? आरएनए से बना है। आरएनए यहाँ एंजाइम की तरह काम करेगा, आरएनए यहाँ एंजाइम की तरह काम करेगा। इसलिए एक वर्ड यूज करेंगे बच्चा, राइबोजाइम। पढ़ने के दौरान आपको कभी मिल सकता है, लाइफ में बच्चा कई बार ये वर्ड आएगा। तो मेडिकल कॉलेज में भी जाओगे तो राइबोजाइम आएगा। राइबो का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, और जाइम का मतलब बच्चा एंजाइम। तो जब आरएनए एंजाइम की तरह काम करे, जब आरएनए एंजाइम की तरह काम करे तो उसे राइबोजाइम कहते हैं। तो दुनिया में एक नया रिसर्च दिया और उसे नोबेल प्राइज दे दिया, क्योंकि हमें मालूम था जितने एंजाइम है प्रोटीन की तरह ना। अब देखिए आपका सेल मेम्ब्रेन बच्चा मोस्टली किससे बना है? प्रोटीन से ही तो बना है। सोचो 52% आपको बताया था, आरबीसी के अंदर 52% जो है प्रोटीन ही तो है। आपका बाल है केराटिन प्रोटीन है। एंटीबॉडी है बच्चा, एंटीबॉडी को हम लोग एबी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एंटीबॉडी ऐसा दिखता है, वाई शेप का दिखता है, वाई शेप का दिखता है एंटीबॉडी। हाँ, एंटीबॉडी का एक और नाम होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये आप पियर्सन की बुक बना रहे होंगे तो मिला होगा ना, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो ये भी एंटीबॉडी का नहीं कहते इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनिटी से है रिलेटेड, इसलिए बोल दिया। ये भी बच्चा प्रोटीन से बने, यानी जो भी हार्मोन है मैक्सिमम प्रोटीन से बने, एंजाइम प्रोटीन से बना है, एंटीबॉडी प्रोटीन से बने, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना है ना। मायोग्लोबिन जो मसल के अंदर ऑक्सीजन स्टोर करेगा प्रोटीन से बने। हीमोग्लोबिन O2 को लाने ले जाने का काम प्रोटीन से बनेगा ना। और हर प्रोटीन का स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या कहेंगे? एमाइनो एसिड। जैसे बच्चा ये ट्रेन की एक बॉगी है, ट्रेन की एक बॉगी है, और पूरा ट्रेन बच्चा, पूरे ट्रेन ये हो गया प्रोटीन, और जो बॉगी है एक यूनिट है वो मोनोमर है, एमाइनो एसिड। चलिए सर न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा आपको मालूम होगा। न्यूक्लिक एसिड बच्चा दो तरह के, एक का नाम आरएनए, एक का नाम आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म तो याद ही किया होगा, फुल फॉर्म का कोई काम नहीं है। काम क्या करता है ये इंपॉर्टेंट था, डीएनए। एक आरएनए एक डीएनए, ठीक है। इसे हम डिटेल से पढ़ते हैं, और ये एक्चुअली में 3 चैप्टर, ये डीएनए और आरएनए से रिलेटेड हमें 3 चैप्टर पढ़ने, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ का। अरे जो भी प्रोटीन बन रहा है ना, कौन बनाता है? प्रोटीन कैसा बनेगा?
हीमोग्लोबिन वाला बनेगा कि मायोग्लोबिन वाला बनेगा, इंसुलिन वाला हार्मोन बनेगा, सब कौन डिसाइड कर रहा है सर? सब कुछ का डिसाइडिंग कोडवर्ड कहाँ है? डीएनए। डीएनए के अंदर में छोटे से पार्ट को जीन कहते हैं, यही जीन डिसाइड करेगा अरे कौन सा बनेगा। यही जीन डिसाइड करता है सारा काम, तुम्हारे बॉडी का हर काम कंट्रोल करके रखा है डीएनए। इसलिए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। और आरएनए क्या है सर? आरएनए बेटा उसका चपरासी है, उसका छोटा भाई है, उसको हेल्प करता है। डीएनए मेन है, डीएनए मेन है और आरएनए बस उसका हेल्प करता है, उसका हेल्प करता है। बोला था ना डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए राइबोसोम में जाएगा, वहां से प्रोटीन बनेगा। तो मेन कौन है? डीएनए। उसका चपरासी कौन है? आरएनए। सर ये बने किससे होते हैं सर? डीएनए आरएनए बने किससे? ये भी बच्चा पॉलीमर है। डीएनए और आरएनए जो है ये भी बच्चा पॉलीमर है। डीएनए सर किससे बना है? आरएनए किससे बना है? ध्यान से सुनिएगा। इनके यूनिट को कहते हैं बच्चा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड सर ये क्या होता है? हम डिटेल से पढ़ेंगे। बोला ना 3 चैप्टर पढ़ने हैं हमें इसके ऊपर। एक चैप्टर 11th में, 3 चैप्टर 12th में, एक चैप्टर केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी डीएनए आएगा। क्लास 12th में 3 चैप्टर डीएनए पे आएगा और क्लास 11th में एक चैप्टर डीएनए पे आएगा। समझो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना। अभी इसके ऊपर में पूरा रिसर्च ही नहीं हुआ, अभी इसके ऊपर में पूरा रिसर्च ही नहीं हुआ। हर साल नोबेल प्राइज इन्हीं लोग ले जाते हैं। जो थोड़ा बहुत डीएनए के बारे में बता दिया उसी को नोबेल प्राइज दे दिया जाता है। हमें बहुत ज्यादा नहीं मालूम ना, क्योंकि हाल फिलहाल हमें डिस्कवरी किया इसका। न्यूक्लियोटाइड सर, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिल गए। ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल गए, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल गए। तो नाम हो गया बच्चा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसी को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। इसी को कह दिया न्यूक्लिक एसिड। यानी जो डीएनए है, आरएनए है, वो बच्चा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना है। सर तो हमारे अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? एक आइडिया दे दूं, एक आइडिया दे दूं। ये सेल, ये न्यूक्लियस और ये तुम्हारा डीएनए। सर इस डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? इमेजिन कर पाओगे? बताऊं? इसके अंदर बच्चा जो डीएनए है उसके अंदर मैं न्यूक्लियोटाइड का नंबर बता दूं, वो है बच्चा, वो है 6.6 इंटू 10⁻⁹ पेयर। पेयर के फॉर्म में होते हैं, पेयर के फॉर्म में होते हैं ये 6.6 इंटू 10⁻⁹ पेयर। समझो कितना। अब तुम सोच रहे सर हम इतने बड़े और हमारे अंदर में करोड़ों करोड़ों सेल। छोटा सा पार्ट को हम लोग सेल कहते हैं। हाँ, सेल के अंदर में चुन्नू सा एक न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए। हाँ, और डीएनए के अंदर छोटा सा पार्ट न्यूक्लियोटाइड। और इतने सारे न्यूक्लियोटाइड सर कैसे पढ़ता होगा साइंटिस्ट? इसलिए तो बोला पहले साइंटिस्ट को मालूम ही नहीं था, अब तो पता चला ये सब के बारे में। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूं, ध्यान से सुनना। ये सेल, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में ये डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए। इस डीएनए का साइज बच्चा एक सेल में, एक सेल में ये जो डीएनए है उसका साइज बच्चा 2.2 मीटर होता है। 2.2 मीटर होता है। एक सेल के अंदर में जो डीएनए है उसकी लंबाई कितनी है? 2.2 मीटर। ले ऐसे कैसे सर? सेल तो खुद छोटा है, सेल तो बोलते हैं 10 माइक्रोमीटर का है, इतना छोटा है। और सर डीएनए 2.2 मीटर, यानी सर मेरा घर मान ले सर 1 मीटर का है, आप बोल रहे हैं कि मेरा बेड, उसके अंदर बेड लगा है वो 5 किलोमीटर का है। ऐसे कैसे हो सकता है सर? तुम्हारा घर 1 मीटर का और तुम्हारा जो बेटा बिस्तर है, बेड है, वो 5 किलोमीटर का है। सर कैसे? शायद बिस्तर बेटा फोल्डेड फॉर्म में होगा, पूरी तरह से फोल्ड कर दिया गया होगा। तो ये डीएनए को बहुत ही फोल्ड करके बच्चा रखा जाता है। सर कैसे फोल्ड किया जाता होगा? इसी को फोल्डिंग करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। इसी को फोल्ड करने के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन।
इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपके एक सेल में कितना है डीएनए बच्चा, कितना लंबाई है 2.2 मीटर, और आपके अंदर है ट्रिलियन ऑफ सेल, करोड़ों करोड़ों, ट्रिलियन कितना होता है मालूम है ना, करोड़ों से, करोड़ों सेल ना, 2.2 मीटर एक सेल का। तो समझिए आपके पूरे बॉडी से बच्चा डीएनए निकाल ले, हर सेल से डीएनए निकाल ले, हर सेल से डीएनए निकाल ले, तो डीएनए तो बहुत लंबा हो जाएगा, करोड़ों मीटर का हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है ये बच्चा अर्थ है, ये अर्थ है, समझाने के लिए बोला जाता है, ऐसा किया नहीं जाता। ये मून है, ये बच्चा मून है। एक इंसान का डीएनए, हर सेल से डीएनए निकाले, डीएनए निकाले, एक इंसान का डीएनए इतना बड़ा होगा कि वो बच्चा यहां से डीएनए की हेल्प से मून तक पहुंच जाएगा, मून तक पहुंच जाएगा, और मून से वापस भी आ जाएगा, मून से वापस भी आ जाएगा। एक इंसान का डीएनए इतना बड़ा है, अर्थ को बच्चा 7 बार उसको लपेट सकता है। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 7 टाइम्स एक इंसान का डीएनए 7 टाइम्स अर्थ को लपेट सकते हैं। आप समझ में आया? एक सेल बेटा, तुम सोचो सर सेल तो दिखता भी नहीं है, उसके अंदर में बेटा क्या क्या कमाल की चीजें। अब आया कुछ भेज में, यार हम लोग को तो लगता था कि बस माइटोकॉन्ड्रिया और ये है, ये तो खतरनाक चीज है इसके अंदर में। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, पूरा रिसर्च पे बेस्ड है, ये पूरा का पूरा रट्टा वाला नहीं है, याद बात नहीं करना है, रिसर्च है। साइंटिस्ट लोग रिसर्च करता है, छोटी मोटी बातें हमें बताता है, हम लोग पढ़ लेते हैं। साइंटिस्ट लोग रिसर्च करा, थोड़ा बहुत बताया, हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिया भाई, उसके बारे में जान लिया। इसलिए हमें 4 चैप्टर इस पे पढ़ना है, याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो आपको जा रहा है समझ में, कुछ भेजे में गई बात। चले सर, यानी कि सर कार्बोहाइड्रेट, इसका मोनोमर सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज वगैरह, प्रोटीन उसका एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड उसका न्यूक्लियोटाइड। सर लिपिड का तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिपिड का बच्चा, लिपिड जो है वो पॉलीमर नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से नहीं बना है, लिपिड पॉलीमर नहीं है। तो सर किससे बना है आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। लिपिड पॉलीमर नहीं है बच्चा, लाखों यूनिट नहीं मिलते। अरे लिपिड आपको बताया था, ये बच्चा ग्लिसरॉल, याद करो, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड Fa, 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जुड़ गए और बच्चा बन गया लिपिड, ट्राइग्लिसराइड, याद करो, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड बन गया लिपिड। क्या बेटा लाखों यूनिट मिले? नहीं सर, एक ग्लिसरॉल था और 3 फैटी एसिड थे, जुड़ गए सर, लाखों कहां जुड़े? इसलिए ये पॉलीमर नहीं होता है, याद रखना। ये सब बेसिक चीजें, ये सब चैप्टर में बहुत काम आएगा। चलो अब बताओ किसे किसे यहां तक क्लियर है? अरे ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर होता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। मैंने बॉन्ड बोला था, ईस्टर बॉन्ड होता है। इसी को ट्राई ईस्टर कहिए या ट्राइग्लिसराइड कहिए, सेम चीजें है। ईस्टर बोलिए या ग्लिसराइड बोलिए, सेम चीजें। फ्रक्टोज सुक्रोज ऑल्सो पॉलीमर, तंजील वाजे अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अभी फ्रक्टोज ग्लूकोज का छोटा भाई है। फ्रक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज का छोटा भाई है, तो वो बच्चा मोनोमर, वो मोनोमर है, छोटा सा पार्ट है ना। सुक्रोज डाइमर है, 2 मिलने से बनते हैं, तो हम लोग आगे में पढ़ेंगे। लिपिड, अरे मारूंगा लिपिड, 3 दिन से लिपिड ही बता रहा हूं, इसको अभी फिर से लिपिड चाहिए रे भाई साहब। गजब, क्या पढ़ते हैं रे भाई यार। लिपिड ये बताया, कितने बार बताया ये स्ट्रक्चर? अरे एक बार अच्छे से क्यों नहीं समझ लेता? लाइफ टाइम के लिए याद करना है ना, ऐसा तो डॉक्टर बन जाएगा। तुझे पढ़ाया गया किडनी का ऑपरेशन कैसे करते हैं, अब दूसरे दिन आ गया पेशेंट तो बोलेगा भूल गए हैं, थोड़ा सा किताब पढ़ने दीजिए ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपका किडनी का ऑपरेशन कर देते हैं। तो ऐसा कीजिए, आप ये आज लीवर वाला पढ़े, आज लीवर का ऑपरेशन आपका कर देते हैं, कल वापस से आइएगा तो किडनी का ऑपरेशन करेंगे आप, क्योंकि हम तो भूल गए। तो बताओ ऐसा आदमी को डॉक्टर बनाएगा गवर्नमेंट? अगर तुम डॉक्टर बन गए और भूलना स्टार्ट कर दिए, सर बोला हार्ट का ऑपरेशन कैसे था, आज तो भूल गए सर, तो क्या करोगे?
तो क्या क्या उसका बेटा क्या लीवर का ऑपरेशन आज कर दोगे? इसलिए जो भी बताया जाता है, इसलिए बच्चा मेडिकल थोड़ा टफ क्यों बोला जाता है? क्यों? पढ़ाई बहुत टफ है। समझो कितना बड़ा तुम काम करने वाले, डॉक्टर बनने वाले हो, लाखों तरह की बीमारी होती है और तुम्हें पता नहीं है तो गड़बड़ कर दो। इसलिए जो भी पढ़े बहुत ध्यान से बच्चा समझ करके पढ़िए कि दोबारा नहीं बच्चा, दोबारा नहीं। ठीक है, ये ग्लिसरॉल था। कितने अल्कोहल है? OH 1 2 3 और यहाँ पास है फैटी एसिड FA, नहीं बताया था फैटी एसिड, ये आपस में बाइंड करेगा। ये फैटी एसिड, ये फैटी एसिड, कितने फैटी एसिड? 3। क्या लाखों जुड़ रहे हैं? नहीं सर, बस ये आपस में बॉन्ड करके वाटर रिलीज कर देंगे। वाटर रिलीज कर दिया, कौन सा बॉन्ड बना? कौन सा बॉन्ड बना? ईस्टर बॉन्ड। ये बच्चा बॉन्ड जो बना, यानी यहां से वाटर को निकाल दो, यहां से वाटर को निकाल दीजिए। अब जो बॉन्ड बन गया, कौन सा बॉन्ड कहलाया? ईस्टर बॉन्ड। ये कहलाएगा मोनोग्लिसराइड। मोनो मतलब 1, ग्लिसरॉल, एक ईस्टर बॉन्ड बनाया, मोनोग्लिसराइड। यहां बच्चा एक और बना दिया, डाइग्लिसराइड, और एक और यहां बन गया बच्चा, तो इसी को कहते हैं हम लोग ट्राइग्लिसराइड। अब पढ़िएगा, जूलॉजी में पढ़िएगा, मैंने बोला था ना हमारा टॉपिक नहीं था। इसी को हम बच्चा लिपिड कह देते, इसी को हम लोग लिपिड कह देते। ये तो लिपिड हो गया। क्या लाखों मिलकर के बने? नहीं सर, एक ग्लिसरॉल था, ये वाला पार्ट जो था ग्लिसरॉल था, और 1 2 और 3 फैटी एसिड थे, ट्राइग्लिसराइड हो गया। इसी को लिपिड कह दिया। इसी के अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया, थोड़ा सा फास्फोरस डाल दिया, तो बच्चा फास्फोलिपिड बन गया। याद आ रहा है? फास्फोलिपिड बन गया। इसी को एनसीईआरटी में लिखा था फॉस्फोग्लिसराइड, तो बच्चा कंफ्यूज, सर अरे ग्लिसराइड के अंदर में फास्फोरस डाल दिया तो फॉस्फोग्लिसराइड बन गया। इसी को फास्फोलिपिड कह दिया था। याद आना चाहिए, याद आना चाहिए। चलो क्लियर है यहां तक? कुछ कुछ अब नया चीजें सीखो, बेसिक सीखो, बेसिक। मैं हमेशा जोर देता हूँ बेसिक सिखाने पे। हाँ, हाई फाई तो पढ़ लोगे, बेसिक तो आना चाहिए। फूड में जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट होते हैं और जो डीएनए प्रोटीन बनाते हैं, डीएनए प्रोटीन बनाता है, दोनों में कोई रिलेशन है क्या? नहीं। जो हम प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर इसने ध्रुव कुमार बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बोला है, लेकिन उतना पता नहीं, उसने रैंडम पूछ दिया, लेकिन है बहुत लॉजिकल क्वेश्चन। सर जब डीएनए हमारा प्रोटीन बनाता ही है, शायद उसी को मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूं ध्रुव कुमार के। ये डीएनए, सर डीएनए जब आरएनए बनाता है, आरएनए राइबोसोम से जुड़ेगा, प्रोटीन बन गए। सर तो प्रोटीन अगर बनता ही है तो हम बाहर से क्यों खाते हैं? यही है ना सर, फिर तो नहीं खाना चाहिए ना। फिर अंडा क्यों खाते, दूध क्यों खाते? बोलते हैं कि प्रोटीन नहीं खाओगे तो बॉडी वीक हो जाएगा, बॉडी कमजोर हो जाएगा, तो प्रोटीन क्यों खाते? हम सुबह में प्रोटीन, शाम में प्रोटीन क्यों खाते हैं? प्रोटीन तो खाना ही नहीं चाहिए, हमारा डीएनए तो प्रोटीन बना रहा है ना। हाँ, अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमारा डीएनए तो प्रोटीन बना ही रहा है, लेकिन सुनो, अरे प्रोटीन तुम्हारा बना रहा है, प्रोटीन किसके मिलने से बनता है? एमाइनो एसिड के। एमाइनो एसिड कहां से लाओगे? एमाइनो एसिड जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ गए, ऐसे ऐसे ढेर सारे एमाइनो एसिड जुड़ गए, ये प्रोटीन बन गया। राइबोसोम एमाइनो एसिड को बस जोड़ता है बच्चा, एमाइनो एसिड को जोड़ता है, एमाइनो एसिड को जोड़ता है, वो एमाइनो एसिड नहीं बनाता, वो बस पॉलीमराइजेशन करता है। राइबोसोम क्या करता है? फिर से सुनना, वो एमाइनो एसिड को जोड़ करके, पॉलीमराइज करके प्रोटीन बना देता है। वो रॉ मटेरियल नहीं देगा, वो रॉ मटेरियल उसके पास नहीं है ना। अब दर्जी के पास गए, कपड़ा ले, बोले मुझे कपड़ा सी करके दे दो, तो बोलेगा ना कपड़ा लेके आएगा तब तो। क्या मैं घर से दे दूंगा तुझे कपड़ा? मैं तो केवल स्टिचिंग करता हूं, मैं तो केवल कपड़ा सीता हूं। कपड़ा लेके आएगा ना, तू क्या बोले? बोला था कपड़ा सीता है, अरे सीता है वो, कपड़ा देता नहीं। आया समझ में? तो राइबोसोम बोलेगा मैं एमाइनो एसिड को जोड़ता हूं, प्रोटीन बना दूंगा, मेरे पास एंजाइम है, लेकिन तू एमाइनो एसिड लेके आ। तो हमारे अंदर में बेटा लाखों एमाइनो एसिड की जरूरत होगी, लाखों एमाइनो एसिड को सेल को जरूरत होगी, लाखों एमाइनो एसिड लाओ, क्योंकि एनी टाइम बच्चा हजारों प्रोटीन बनते रहते हैं, एनी टाइम हजारों प्रोटीन बनते रहते हैं, लाखों एमाइनो एसिड चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कहां से लाओगे?
इसलिए बच्चा आप सुबह में उठे, एग खा लिया, अंडा खाया, अंडे के अंदर बहुत प्रोटीन होता है, अंडे के अंदर में प्रोटीन है, ठीक है, अंडे के अंदर प्रोटीन है, एक एल्बुमिन कहते हैं उसे, एल्बुमिन, ठीक है। अब अंडे के अंदर जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, आपने खाया बच्चा, ये कहां गया? आपके स्टोमक में। स्टोमक में ये एक एंजाइम मिलेगा जिसका नाम पेप्सिन। ये बच्चा उसके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, छोटे छोटे 3 अमाइनो एसिड, 4 अमाइनो एसिड, 5 अमाइनो एसिड के पार्ट में तोड़ देगा। अमाइनो एसिड नहीं बनेगा, याद रखिएगा, अमाइनो एसिड में नहीं तोड़ता पेप्सिन। मान लीजिए बेटा 100 थे तो उसके छोटे 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 3 अमाइनो एसिड के, 4 अमाइनो एसिड के, 5 अमाइनो एसिड के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, टुकड़े बना दिए। किसने बच्चा? पेप्सिन, पेप्सिन नाम का एंजाइम। चलिए अब आगे आएगा, कौन आएगा? पैंक्रियाटिक जूस। पढ़ा है ना ये सब? उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे, जूलॉजी में पढ़िएगा। वो बच्चा क्या करेगा? इस 3 को तोड़ करके सभी को अलग अलग कर देगा, अलग अलग कर देगा, अलग अलग कर देगा, तो सभी बच्चा अमाइनो एसिड के फॉर्म में रिलीज हो। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। याद करो, स्मॉल इंटेस्टाइन, याद आ रहा है? वहां से अमाइनो एसिड अब एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में जाएगा। कहां जाएगा? ब्लड में, और ब्लड से हर सेल में जाएगा। इसलिए बोलता था कि अमाइनो एसिड बाहर में ज्यादा है, अंदर में कम है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट वाला बताया था ना। अब वो सेल के अंदर जाएगा, अब सेल में उसके हेल्प से प्रोटीन बनेगा, अब उससे प्रोटीन बनेगा। आई कहानी समझ में? अब मेरे में से क्लैरिटी आ गई। क्लास एंड होगा, उसके बाद में मैं और भी आज इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, बेसिक पार्ट।